नमस्ते मेरे प्यारे भाई और एसएससी जीडी वाले मेरे दोस्तों के लिए एक और मॉक टेस्ट में सॉल्व करा रहा हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। ये मॉक नंबर 2 है। इससे पहले हम एक मॉक ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, जरूर देख लीजिएगा। मॉक बिल्कुल रियल एग्जाम जैसी आपको फीलिंग देगा, क्योंकि मैंने एसएससी के ही पिछले साल के क्वेश्चंस को इस मॉक टेस्ट में इंक्लूड किया है। 20 क्वेश्चंस हैं मेरे प्यारे भाई इस मॉक टेस्ट में, और कम से कम आपके 18 क्वेश्चन सही होने चाहिए। कॉपी पेन लेके बैठो और मेरे साथ साथ मेरे प्यारे भाई ये जो है मॉक टेस्ट सॉल्व करना, ठीक है। एग्जाम से पहले मैं 3 मॉक टेस्ट आपको करा दूंगा, और मेरे भाई ये एक वीडियो जरूर करके जाइएगा जिसमें मैंने एसएससी जीडी के टॉप 100 क्वेश्चंस आपको कराए, टॉप 100 सवाल। दूसरी बात कि हमारी जो वेबसाइट है टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन जो है, आप इस पे एसएससी जीडी कांस्टेबल के जो फ्री टेस्ट अपलोड हैं, फ्री टेस्ट 2019 से लेके 2024 तक 60 टेस्ट यहां पर अपलोड कर रखे हैं हर साल। अब मेरे प्यारे भाई इसमें कम से कम आप 10 मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करके जाइए, क्योंकि जब तक आप मॉक टेस्ट सॉल्व करके नहीं जाएंगे तो आपको रियल एग्जाम जैसी फीलिंग आएगी नहीं, ठीक है। आपको कुछ पे नहीं करना, आप सीधा जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, मॉक टेस्ट 10 जरूर सॉल्व करके जाइएगा। ऑलरेडी हजारों लाखों बच्चों ने सॉल्व किए हैं, ठीक है मेरे भाई। तो शुरू करते हैं, कॉपी पेन लेके बैठो जोश के साथ। बहुत मजा आपको आने वाला है सवाल सॉल्व करने में। आप नई नई अप्रोच भी सीखोगे, नए तरीके भी सीखोगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और यहां से सीधे आपको सवाल पेपर में भी देखने को मिलेंगे। आइए बच्चे, सवाल नंबर 1, पहला सीजल का सवाल। एक टंकी को भरने के लिए 2 पाइप हैं, वो मिलकर टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 1.5 गुना तेजी से टैंक भर सकता है, यानी कि फर्स्ट जो पाइप है, फर्स्ट पाइप कैन फिल द टैंक इन 1.5 टाइम्स एज फास्ट एज अदर। पहला पाइप दूसरे पाइप से 1.5 टाइम्स 1.5 गुना फास्ट है। तो आपसे पूछा फास्टर पाइप अकेला टैंक कितने समय में भरेगा। तो मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, यहां पे 2 पाइप मान लेते हैं, ए और बी। एक पाइप दूसरे से 1.5 गुना फास्ट है। 1.5 गुने का मतलब होता है 3/2, यानी कि दूसरे पाइप की एफिशिएंसी अगर 2 है तो पहले पाइप की एफिशिएंसी 3 है। ये एफिशिएंसी आ गई मेरे भाई। सवाल बोला है दोनों पाइप मिलकर टंकी 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप मिलकर 1 मिनट में कितना भरते हैं? 5 यूनिट। दोनों पाइप मिलकर 15 मिनट में कितना भरेंगे? 15। ये टैंक की कैपेसिटी आ गई मेरे भाई। तो पूछा फास्ट पाइप अकेले टैंक कितने समय में भरेगा, तो फास्ट पाइप की एफिशिएंसी 3 है। फास्ट पाइप भरेगा 3 एफिशिएंसी के साथ, तो कितना समय लगेगा फास्ट पाइप को भरने में? 3 पंजे 15, 25 मिनट। 25 मिनट में फास्ट पाइप जो है अकेले टैंक भर देगा। ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। बहुत बेसिक सवाल। आगे आ जाइए बच्चे। एक आदमी ने 28,000 रुपए में एक टेबल और एक सोफा खरीदा। उसने सोफे को 10% प्रॉफिट पर, टेबल को 15.25% के प्रॉफिट पर बेचा। कुल प्रॉफिट 13% था। तो सोफे और टेबल की कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस क्या है? बहुत बढ़िया। देखिए, एक आदमी ने एक टेबल और मेरे भाई एक सोफा खरीदा। उसने क्या किया मेरे भाई? सोफे को बेचा 10% के प्रॉफिट पर, 10% के प्रॉफिट पर। टेबल को बेचा 15.25% के प्रॉफिट पर। कुल प्रॉफिट मतलब टेबल प्लस सोफा दोनों में मिलाकर जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है वो 13% का हुआ है। तो भाई ये सवाल है एलिगेशन का। अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज पे एलिगेशन लगाओगे, सीधा सीपी का रेशियो आएगा, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। तो यहां टेबल और सोफा दोनों के मेरे प्यार भी क्रिय मूल्य का अनुपात आ जाएगा। 13 में से 10 घटाएंगे 3, और ये 15.25 में से 13 घटाएंगे 2.25। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर ये रेशियो, ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ सर। डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो। ये किससे जाएगा मेरे भाई? ये जाएगा आपका 25 से, ठीक है जी। ये 25 से चला जाएगा मेरे प्यारे भाई 12 बार, ये चला जाएगा आपका 9 बार, ठीक है। या 75 से 75 से चला जाएगा, 75 से चला जाएगा 4 बार, ये 3 बार, यानी कि 4:3। तो टेबल और सोफा के सीपी का रेशियो 4:3 आ गया। आदमी ने 28,000 रुपए में मेज और सोफा खरीदा था, तो टोटल कितने का हो गया? अभी 4 3 7। टेबल और सोफा का टोटल सीपी होगा 4 3 7। 7 की वैल्यू सवाल में 28,000 रुपए दी है। 7 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है बच्चे? 28,000 रुपए।
तो सोफा और टेबल की लागत मूल्य का अंतर, सोफा और टेबल के प्राइस में अंतर कितना है? 4, 3 की वैल्यू 1 यूनिट, 1 की वैल्यू कितनी है? 7 की वैल्यू 28,000 रुपए है, 7 के वैल्यू 28,000, तो 1 की वैल्यू 4,000 रुपए। यानी कि मेरे प्यार भी सोफा टेबल के प्राइस का अंतर 4,000 रुपए आ गया, बी ऑप्शन। भाई दोनों का टोटल सीपी 7, 7 किलो 28, डिफरेंस से 1 यूनिट 1 किलो 4,000। इतना आसान क्वेश्चन। आइए, 5 घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ बजती हैं। अगर ये घंटियां 12, 18, 24, 36, 45 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, घंटियां पुनः किस समय पर एक साथ बजेंगी? मेरे भाई 5 घंटी हैं, ये 5 घंटी 12, 18, 24, 36, 45 सेकंड पर हर गैप पर बजती है मेरे भाई। पहली घंटी हर 12 सेकंड बाद बजती है, दूसरी हर 18 सेकंड बाद, तीसरी हर 36 सेकंड बाद। आप मुझे बताओ ये दोबारा कब एक साथ बजेंगी? वो जो टाइम होगा ना मेरे भाई, वो जो टाइम होगा वो इनका एलसीएम होगा, इनका एलसीएम। हमें एलसीएम लेना है मेरे भाई। ये बताओ 12, 18, 24, 36, इनका एलसीएम आ जाएगा 72। 45 में 5 भी आ रहा है तो मल्टीप्लाई बाई 5, यानी कि आएगा 360, 360 सेकंड आ जाएगा एलसीएम। यानी कि 360 सेकंड के बाद सारी घंटियां एक साथ बजेंगी। 360 सेकंड का मतलब होता है 6 मिनट। 60 से भाग कर देंगे भैया, सेकंड को मिनट में बदलना है तो 60 से भाग कर दो, 6 मिनट। यानी कि अगर ये सुबह 9 बजे एक साथ बजी हैं तो अगली बार 9:06 पे, 9:06 पे दोबारा एक साथ बजेंगी, बी ऑप्शन। अगला, यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा में 15% की वृद्धि की जाती है तो घन के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? केवल इंटीग्रल पार्ट बताना है। देखो मेरे भाई, घन का आयतन कितना होता है? घन का वॉल्यूम होता है भुजा का क्यूब, साइड का क्यूब, ए का क्यूब। ए का क्यूब मतलब ए गुणा ए गुणा ए, यही होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब किसी क्यूब की जो साइड है वो 15% बढ़ाई जाती है, यानी कि ये 15% बढ़ा, ये भी 15%, ये भी 15%, तो आयतन कितना बढ़ जाएगा? तो आयतन जो आएगा ना मेरे भाई, बीच में गुणा है ना, गुणा का मतलब होता है सक्सेसिव। आयतन जो बढ़ेगा वो 15, 15, 15 का सक्सेसिव होगा। 15%, 15%, 15% का सक्सेसिव, 15, 15, 15 का सक्सेसिव 52% के आसपास आता है, मुझे याद है, बी ऑप्शन। देखो स्टैंडर्ड रेट है, 15, 15, 15 का सक्सेसिव होता है 52.0875%। 10, 10, 10 का सक्सेसिव 33.1%, 10 का 3 बार सक्सेसिव करोगे, 20 का 3 बार सक्सेसिव करोगे 72.8%, 5 का 3 बार सक्सेसिव करोगे 15.7625%। याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी 15% का 3 बार सक्सेसिव करोगे तो जो नेट चेंज आएगा 15 + 15 + 15 45% से ज्यादा आएगा। मैंने ऑप्शन भी देखे, 45% से ज्यादा एक ही ऑप्शन है, 52। अगला, if 3 solid sphere of metal whose radii are 1, 6 and 8 are melted to form another solid sphere, then the surface area of new sphere is। भाई हमारे पास धातु के 3 ठोस गोले हैं, हमारे पास धातु के 3 ठोस गोले हैं जिनकी रेडियस है 1, 6 और 8 सेंटीमीटर। इनको पिघला के एक नया ठोस गोला बनाया जाता है। नए गोले का सरफेस एरिया क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, जब भी हम फिगर को पिघला के नई फिगर बनाएंगे तो वॉल्यूम को बराबर करेंगे। यहां वॉल्यूम को बराबर कर देंगे, आ जाएगा। लेकिन ये स्टैंडर्ड केस है। देखिए, दो बात ध्यान रखिएगा मेरे भाई, अगर हमारे पास 3 स्फीयर है जिनकी रेडियस 1, 6, 8 है, इनको पिघला के नया गोला बनाओगे तो नए गोले की रेडियस हमेशा 9 आएगी। अगर हमारे पास 3 गोले हैं जिनकी रेडियस 3, 4, 5 है, 3, 4, 5, क्लियर है, इनको पिघलाओगे तो जो नया गोला बनेगा उसकी रेडियस हमेशा 6 होगी, उसकी जो रेडियस होगी हमेशा 6 होगी। करके देखिएगा, ठीक है जी। 3, 4, 5, 6, 1, 6, 8, 9, यानी कि 3 गोले जिनकी रेडियस 1, 6, 8 है, इनको पिघला के जो नया गोला बनाएंगे, नए गोले की जो रेडियस है 9 आएगी। नए गोले का सरफेस एरिया, गोले का सरफेस एरिया होता है 4πr²। यहां पर रेडियस 9 है, 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 36 चौका, देन सरफेस एरिया 4πr²। 9 का नए गोले का सरफेस एरिया आपसे पूछा है। 1, 6, 8 को पिघला कर तो मेरे भाई यहां पे 9 आएगा।
9 का स्क्वायर 36 चौका 144 पाई होना चाहिए। ऑप्शंस में गड़बड़ है यार। ओ सॉरी 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 सॉरी, 9 का 81 चौका 324 पाई आएगा। क्या कर रहे हैं हम, 324 पाई आएगा। 9 का स्क्वायर 81 चौका 324 पाई। हटाइए। Find the quotient when the mean proportional of 7:1/5 and 245 is divided by an even prime number. भागफल ज्ञात कीजिए जब 7 सही 1/5 और 245 के मध्य अनुपाती को एक सम अभाज्य संख्या से डिवाइड किया जाता है। आप मुझे बताओ इवन प्राइम नंबर क्या होता है? सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं सिवाय दो को छोड़ के। दो अकेला ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर भी है इवन भी है। तो ओनली सम अभाज्य संख्या 2 है। बोला है कोशेंट क्या आएगा जब इनके मीन प्रोपोर्शनल को 2 से डिवाइड करेंगे। दो संख्याएं ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल होता है रूट ए बी। 7 सही 1/5 और 245 का मीन प्रोपोर्शनल क्या आएगा? रूट ए बी। तो 5 सत्ते 35 और 1 36/5। 7 से 1/5 का मतलब 5 सत्ते 35 1 36/5 गुणा 245 ही आएगा मेरे भाई मीन प्रोपोर्शनल रूट ए बी। क्लियर है? 5 से 245 जाएगा, 5 चौक 20 और ये 5 राम 45, 36 का अंडर रूट 6 और ये 49 का 7 यानी कि 42 42। अगर हम 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 42 को 2 से डिवाइड करने पर जो कोशेंट आएगा, कोशेंट वो कितना आएगा? 21 बार जाएगा। भागफल 21 बार जाएगा। पूरा पूरा सी ऑप्शन आंसर है 21। आसान सवाल है मेरे भाई। ये एक आदमी ने 25 रुपए पर लीटर के कॉस्ट प्राइस पर 25 लीटर दूध खरीदा। ठीक है, एक आदमी ने 25 लीटर दूध खरीदा। अब उसने इसमें 5 लीटर पानी मिला दिया। आदमी ने क्या करा? चुपके से 5 लीटर पानी मिला दिया और मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेच दिया। मिश्रण को सीपी पर ही बेच दिया। बताओ आदमी के लिए लाभ प्रतिशत क्या होगा? एक बार बताओ। एक दूधिया है, वो कहता भाई साहब मैं बहुत बढ़िया आदमी हूं, मैं गांव से 25 रुपए लीटर का दूध खरीद के ला रहा हूं, शहर में 25 रुपए लीटर का ही बेच रहा हूं, मैं तो बढ़िया आदमी हूं। लेकिन दूधिया फिर भी प्रॉफिट कमा सकता है पानी मिला के। दूधिया जितना पानी मिलाएगा वो प्रॉफिट ही तो है। पानी तो फ्री का है, टोंटी से भर के मिला दिया। दूधिया जितने % पानी मिलाएगा उतना ही प्रॉफिट है मेरे भाई। दूधिया ने 25 लीटर दूध खरीदा। 25 लीटर दूध के लिए पैसा पे किया होगा दूधिया ने खुद, लेकिन 5 लीटर पानी मिला दिया। 5 लीटर पानी मिला के दूध बन गया 30 लीटर। 25 लीटर खरीद के 30 लीटर बेच दिया उसने 5 लीटर पानी मिला के। उसने पानी कितना मिलाया? 1/5। 1/5 यानी कि 20% की उसने मिलावट करी है, तो प्रॉफिट भी 20% ही होगा। बात खत्म। अगला 8वां। एक टाउन में 5500 लोग हैं जो एक चुनाव में वोट कर सकते हैं। अगर पुरुष मतदाताओं की संख्या में 11%, महिलाओं की संख्या में 20% की वृद्धि होती है तो मतदाताओं की संख्या 6330 हो जाती है, वोटर्स की संख्या। तो आपसे पूछा टाउन में मेल फीमेल की प्रारंभिक संख्या बताइए। मेल फीमेल की संख्या कितनी है टाउन में? बहुत बढ़िया भाई, ये है परसेंटेज ब्रेक वाला सवाल। देखो एक टाउन में तरीके कई सारे हैं, जो आपको पसंद है वो कर लीजिएगा। एक टाउन में मेल प्लस फीमेल मिलाकर कितने लोग हैं प्यारे बच्चों? 5500 लोग हैं एक टाउन में। अब हुआ क्या? मेल प्लस फीमेल मिलाकर 5500 वोटर्स हैं। अब मेल वोटर्स की संख्या 11% बढ़ जाती है, फीमेल वोटर्स की संख्या 20% बढ़ जाती है और वोटर्स की संख्या 6330 हो जाती है। तो वोटर्स की संख्या 5500 से 6330 होगी। तो कितने बढ़ गए वोटर? 500 और 330 830 वोटर्स जो है मेरे प्यारे भी 830 बढ़ गए वोटर्स। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। मेल कितने बढ़े? 11%, फीमेल 20%। तो 11 को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते, 20% माइनस 9% लिख सकते हो आप। ये देखो मेल भी 20% बढ़े मेल वोटर्स और फीमेल भी 20% बढ़े। अगर एक गांव में आदमी भी 20% बढ़ गए वोट देने वाले, औरत भी 20% बढ़ गए, तो कुल आबादी भी 20% बढ़नी चाहिए। कुल आबादी है कितनी? 5500। तो कुल आबादी भी 5500 का 20% बढ़नी चाहिए। 5500 का 20% कितना होता है? 1100।
कुल आबादी भी वोटर्स की 1100 बढ़नी चाहिए, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग आबादी कितनी बढ़ी है वोटर्स की? 830। तो कितनी कम बढ़ी मेरे भाई? घटा दीजिए, ये घटाओगे तो आएगा 70, 270 आएगा, यानी कि 270 वोटर्स कम बढ़े। 270 वोटर्स कम बढ़े। वाई कम बढ़ेंगे वोटर? क्योंकि मेल वोटर 9% कम बढ़े। मेल जो वोटर्स हैं, पुरुष मतदाता 9% कम बढ़े, तो मेल वोटर का 9% ही 270 के बराबर है। तो मेल वोटर का 1% कितना आएगा? 9 तिया 27, 30, 100% आएगा 3000। तो मेल वोटर 3000 आ गए। 3000 वाला एक ऑप्शन है, मेल 3000 है, तो फीमेल 2500 होंगी, टोटल 5500 हो गया। ए ऑप्शन खत्म। यह है परसेंटेज ब्रेक मेथड और दिस इज द बेस्ट मेथड। सवाल नंबर 9 लीजिए। 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही एक 345 मीटर लंबी रेलगाड़ी है एक्स, अपोजिट डायरेक्शन में 76 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूसरी ट्रेन वाई को 22 सेकंड में क्रॉस करती है। बोला है ट्रेन वाई 905 मीटर लंबे पुल को कितने टाइम में पार करेगी? जो ट्रेन वाई है 905 मीटर लंबे पुल को कितने मिनट में पार करेगी, कितने सेकंड में पार करेगी? तो भाई अगर हमें सवाल सॉल्व करना है तो हमें ट्रेन वाई की लंबाई निकालनी पड़ेगी। लंबाई देखो दोस्त, दो ट्रेन है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को पार कर रही है। अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को पार करने में लगा 22 सेकंड, है ना। ट्रेन एक्स ने ट्रेन वाई को विपरीत दिशा में 22 सेकंड में पार किया। टाइम बराबर डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना आएगा भाई? ट्रेन एक्स की लंबाई 345 मीटर है, प्लस ट्रेन वाई की लंबाई मुझे नहीं पता, बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या आएगी भाई? एक ट्रेन की स्पीड 50 है, दूसरे की 76 है। यह आ जाएगा भाई 5 7 12 126, लेकिन एक किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर को भी मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, 5/18। अगर टाइम सेकंड में, डिस्टेंस मैंने मान लिया कि दूसरी जो ट्रेन की लंबाई है वो वाई मीटर है, ठीक है ना, तो आपको स्पीड भी मीटर पर सेकंड में बदलनी पड़ेगी। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड S1 + S2 होती है मेरे भाई। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा, तो 18 7 126 ही आ जाएगा। तो 22 गुणा 35 कितना आ जाएगा मेरे भाई? 770। 770 बराबर 345 प्लस वाई। अब ये इधर आ जाएगा मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 25, 425, 400 300 700 45 और 25 70 हो गया। यानी कि ट्रेन वाई की जो लंबाई है वो 425 मीटर आ गई, ट्रेन वाई की लंबाई। क्या ये बात सही है? आप बोलोगे हाँ सर। अब यहां ये एक सवाल हुआ, एक सवाल इसके आगे और तैयार कर दिया एग्जामिनर ने। वो क्या? कि ट्रेन वाई 905 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? जब भी ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो ट्रेन खुद की लंबाई जाएगी 425 मीटर, प्लस पुल की लंबाई जाएगी 905 मीटर, ठीक है, बटे ट्रेन की स्पीड। ट्रेन वाई की जो स्पीड है, ट्रेन चल रही है 76 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ट्रेन वाई की जो स्पीड है वो 76 किलोमीटर पर आवर है। मीटर पर सेकंड में बदलोगे 5/18 ही आएगा मेरे भाई। तो 425 प्लस 905 कितना आ जाएगा? 1330। 9 4 13, 1330। 425 प्लस 905 1330 आ गया। अब बताओ, 19 7 133, अभी 19 चौक 76, ठीक है, 18 ऊपर जाएगा, 18 7 126, 1260 और बटे 4 पंजे 20, यानी कि 63 सेकंड। 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 63 सेकंड। तो 63 सेकंड बेटे इस सवाल का आंसर है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर, अच्छा सवाल है वाकई में, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट सवाल 10। ए किसी काम को 18 दिन में, बी 27 दिन में, सी 36 दिन में पूरा कर सकता है। भाई हमारा बंदा है ए, वो किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 27 दिन में कर सकता है, सी नाम का ये बंदा है, ये उस काम को 36 दिन में कर सकता है। ए बी सी ने साथ में काम शुरू किया, लेकिन ए ने 4 दिन पहले, बी ने काम पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। A left 4 days before, B left 6 days before the completion of task.
फॉर हाउ मेनी डेज डिड बी वर्क, बी ने कितने दिन काम किया। वेरी नाइस क्वेश्चन मेरे भाई, मजा आएगा इस सवाल करके। देखो सुनिए, 18, 27 और 36 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 108। 108 ऐसा नंबर है जो इन सभी से डिवाइड होता है। मैंने मान लिया कि टोटल वर्क 108 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 6। एफिशिएंसी मतलब ए एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4 और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी मेरे प्यारे भाई यहां पर 3। हमें टाइम निकालना है। माना सपोज काम यहां से होना शुरू हुआ है और काम यहां पे जाके खत्म हुआ। ये वो टाइम है जो मुझे निकालना है कि काम कितने दिन में हुआ, और इस टाइम में काम कितना हुआ है। इस टाइम पीरियड में काम हुआ है 108 यूनिट। 108 यूनिट काम हुआ, लेकिन काम पूरा होने से 4 दिन पहले ए छोड़ के चला गया, और काम पूरा होने से 6 दिन पहले, काम पूरा होने से 6 दिन पहले आपका बी छोड़ के चला गया। बी छोड़ के चला गया। तीनों ने साथ में काम करना शुरू किया था, साथ में काम कर रहे हैं। अब माथा सन का काम पूरा होने से 4 दिन पहले ए छोड़ के चला गया और काम पूरा होने से 6 दिन पहले बी छोड़ के चला गया। मुझे टाइम निकालना है। ये टाइम की काम यहां से होना शुरू हुआ, काम यहां पे जाके खत्म हुआ, ये टाइम कितना है, कितने दिनों में काम पूरा हुआ। तो यहां हम लगाते हैं बेटे शिफ्टिंग मेथड। आप समय को मत बदलिए, आप काम को बदल सकते हैं। मेरे भाई प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग छोड़ के जा रहे हैं। अगर छोड़ के ना जाते, अगर ए आखिर के 4 दिन भी काम करता, अगर ए काम छोड़ के ना जाता, अगर ए आखिर के 4 दिन भी काम करता, तो कितना काम एक्स्ट्रा होता। ए एक दिन में 6 कुर्सी बनाता है। अगर ए आखिर के 4 दिन भी काम करता तो 24 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। 24 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। ऐसे ही बी काम पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ के चला गया। अगर बी छोड़ के ना जाता, अगर बी आखिर के 6 दिन भी काम करता, बी एक दिन में 4 यूनिट कुर्सी बनाता है, तो बी 6 दिन में कितना काम करता? 24। अगर बी छोड़ के ना जाता, बी आखिर के 6 दिन भी काम करता, तो 24 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। तो सेम टाइम में कितना काम होता? 24, 24, 48, 48 प्लस 108, 156। सेम टाइम में 156 यूनिट काम होता। और इस काम को करते कौन? तीनों लोग। अब तो कोई छोड़ के नहीं गया। अब तो ना ए छोड़ के गया है ना बी छोड़ के गया, सारे लोग शुरू से लेके आखिर तक है। इस काम को करते कौन? तीनों लोग करते। और तीनों लोग करते मेरे प्यारे भाई 6, 4, 10 और 3, 13 एफिशिएंसी के साथ। तीनों लोग करते 13 एफिशिएंसी के साथ। तो काम कितने दिन में होता? 12 दिन में। यानी कि मेरे प्यारे भाई ये काम कुल 12 दिन में खत्म हुआ। ये काम टोटल 12 दिन में एंड हुआ है। लेकिन ये आंसर नहीं कि जो जोश में 12 लगा दो। सवाल में पूछता काम कितने दिन में होता, आंसर बताते 12। बोला बी ने कितने दिन काम किया। भाई पूरा काम 12 दिन में हुआ, लेकिन बी ने काम पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ दिया। तो एक्चुअली में बी ने केवल 6 दिन काम किया है। आंसर है ए ऑप्शन। बी ने केवल 6 दिन काम किया है। वेरी नाइस। इस शिफ्टिंग मेथड से ही आपको करना है। आगे चलेंगे। ए ट्रेडर मार्क्ड द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल सो एज टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 28% ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस। एक व्यापारी ने वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया है कि उसे लागत मूल्य पर 28% का लाभ प्राप्त हो। व्यापारी ने मार्क प्राइस ऐसे लगाया है कि उसे लागत मूल्य पर 28% का लाभ हो। यानी कि मार्क प्राइस जो है एक व्यापारी ने कॉस्ट प्राइस से 28% ज्यादा रखा है। उसने इसके एमआरपी पर 15% छूट देकर बेचा। मार्क प्राइस पर 15% डिस्काउंट देने के बाद व्यापारी ने इस सामान को बेचा। तो पूछा व्यापारी का एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज क्या। व्यापारी को एक्चुअल कितना प्रॉफिट हुआ, सीपी से एसपी एक्चुअल कितना प्रॉफिट हुआ, तो वो होगा 28 और -15 का सक्सेसिव। 28 और -15 का सक्सेसिव होता है मेरे भाई 28 - 15 -28 गुणा 15/100। प्रॉफिट परसेंटेज कभी भी निकालना हो तो हमेशा मार्कअप परसेंटेज। मार्कअप परसेंटेज क्या होता है? मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है, उसे ही मार्कअप परसेंट कहते हैं। और ये डिस्काउंट, मार्कअप परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव करेंगे, लाभ प्रतिशत आएगा। तो 28 - 15 13, 28 गुणा 15 420/100 4.2।
तो 13 में से 4.2 घटाएंगे, कितना आएगा मेरे भाई? 8.8%। तो 8.8% का व्यापारी को लाभ हुआ। सी ऑप्शन आंसर आ गया। आइए, अगर यू को वी से 5% ज्यादा मार्क्स मिलते हैं तो वी कोई अंक यू से कितने परसेंट कम है? जीडी का सवाल है। देखो, दो लोग हैं, यू और वी। यू को वी से 5% मार्क्स ज्यादा मिलते, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। यू को वी से, यानी कि अगर वी को 20 नंबर मिले हैं तो यू को एक ज्यादा 21 नंबर मिले, यही है। बोला वी के मार्क्स यू से कितना कम है? वी के मार्क्स यू से कितना कम है? तो यू के मार्क्स तो 21 हैं, वी के 20 है, तो कितना कम है? 1/21। और 1/21 क्या होता है? 1/21 होता है अप्रोक्स डी ऑप्शन। 1/21 अप्रोक्स डी ऑप्शन मेरे भाई, लगभग 4.7% के आसपास, ठीक है ना। नेक्स्ट 13। एक दुकानदार एक चाय की दो वैरायटी को मिलाता है। एक की कीमत 320 रुपए किलो है, दूसरी की 240 रुपए पर केजी है। 9-11 के अनुपात में मिलाता है। मिलाने के बाद वो मिक्सचर को 325.68 रुपए पर केजी पर बेचता है। जब वो दोनों वैरायटी को मिलाता है तो मिक्सचर को 325.68 रुपए पर किलोग्राम पे बेचता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। कोई प्रॉब्लम नहीं। एक आदमी ने दो टाइप की चाय को मिलाया, 9:11 के रेशियो में मिलाया। पहली चाय का जो प्राइस है वो है 320 रुपए पर केजी, दूसरी चाय का प्राइस है 240 रुपए पर केजी। तो आप मुझे बताओ, जब आप इन दोनों टाइप की चाय को मिलाएंगे, हमने दो टाइप की चाय को मिलाया 9:11 के रेशियो। पहली टाइप का चाय है 320 रुपए पर केजी, दूसरे का 240 रुपए पर केजी। जब आप इन दोनों टाइप की चाय को मिलाएंगे तो मिलाने से जो मिक्सचर बनेगा, उस मिश्रण का सीपी क्या होगा? क्या आप निकाल सकते हैं? डेविएशन मेथड से। 320 को ना ऐसे लिख लो, 240 प्लस 80। क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? आप मुझे बताओ, 240 रुपए पर केजी पहली चाय का भी प्राइस है, दूसरी का भी है। तो मिक्सचर का प्राइस 240 रुपए पर केजी तो होगा ही होगा, प्लस एक्स्ट्रा कितना है? यहां पहली का जो है, पहली टाइप की 9 केजी का 80 रुपए जो है एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा है मेरे भाई। डेविएशन केक कटेगा तो सभी में बटेगा। टोटल कितनी चाय है? 9 + 11। टोटल चाय जी 9 + 11 20, 20 से डिवाइड कर देंगे तो 20 चौक 80, तो 9 चौक 36 चला गया, 240 + 36 276, 276 रुपये पर केजी। ये मिक्सचर का सीपी आ गया। क्या यहां कोई परेशानी? अब बोला है मिश्रण को, ये मिश्रण का सीपी आ गया। हमने मिश्रण को 325.68 रुपए पर केजी में बेच दिया। हमने मिश्रण को 325.68 रुपए पर केजी में बेचा। तो मुझे बताओ कितना लाभ हुआ? अब 276 रुपए का सामान 325.68 रुपए पर केजी में बेचा, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? तो आप कहोगे सर 24 का प्रॉफिट, ये 25 का है, 49.68 रुपए का, 49.68 रुपीस का प्रॉफिट हुआ। कितने पर? 276 पर। और परसेंटेज में कितना हुआ भाई साहब? इंटू 100%, इंटू 100%, ये आ जाएगा प्रॉफिट ना। 2 जीरो से तो डेसिमल हट ही जाएगा, यानी कि 276 एक कम जाएगा, बचेगा 220। 2208, 2208 कितनी बार चला जाना चाहिए भाई? 2208 8 बार जाएगा क्या? हाँ 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 हाँ, 2208 27 अट्ठे 160, 8 बार चला जाएगा मेरे प्यारे भाई ना। 18%, 18% इस सवाल का आंसर है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। क्लियर है? किसी बच्चे को इसमें कोई समस्या? वाकई में गजब का सवाल है ना। दो दो सवाल है, एक सवाल ये है, एक सवाल ये है। और जीडी 2021 के पेपर में आया है। एसएससी जीडी के जो सबसे बेस्ट सवाल थे ना, वो 2021 में पूछे गए थे। वो सवाल एसएससी के सवालों से भी ज्यादा बेटर, और सारे ही क्वेश्चन उसके बाद जो है लेवल लगातार गिरता चला गया। सवाल देखिए, शांत जल में एक नाव की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर है।
धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर जाने में उतना ही टाइम लगता है जितना धारा के अगेंस्ट अपस्ट्रीम 28 किलोमीटर जाने में लगता है। धारा की स्पीड क्या है? शांत जल में एक नाव की स्पीड दी है मेरे भाई 9 किलोमीटर पर आवर, ये एक्स की वैल्यू है। आपको पता है मेरे भाई, अगर टाइम सेम है, अगर इफ टाइम इज सेम, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा मेरे भाई वही स्पीड का रेशियो होगा। बोलो बात को समझे। अब बोला है कि एक नाव को सेम टाइम लगता है 35 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में, नाव को 35 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में और 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में सेम टाइम लगता है। अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो वही डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का भी रेशियो आ जाएगा। डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो यही आ जाएगा। कितना? 7 पंजे 35, 7 चौक 28, यानी कि 9 4, ये 5 4 आ जाएगा। 7 पंजे 35, 7 चौक 28। यहां पे धारा की गति, करंट आपसे पूछे वाई, तो एक्स से वाई का रेशियो क्या आएगा मेरे भाई? एक्स से वाई के रेशियो के लिए डायरेक्ट शॉर्टकट है डी प्लस यू अपॉन डी माइनस यू, डी प्लस यू अपॉन डी माइनस यू, ये करना होता है। तो डी प्लस यू अपॉन डी माइनस यू करेंगे तो 5 + 4 9 बटे 5 - 4 1, 5 + 4 बटे 5 - 4 9 बटे 1 ही आ गया। अब यहां पे एक्स की वैल्यू आपको 9 किलोमीटर पर आवर दी है, 9 की वैल्यू सवाल में 9 किलोमीटर पर आवर दी है। करंट की स्पीड आपसे पूछे 1 की वैल्यू 1 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन का 1-2 सवाल जरूर आएगा आपके पेपर में। एक कोन का कर्व सरफेस एरिया 3185 पाई है, इसके बेस की रेडियस 35 है, हाइट बताओ। कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। आप हमें ये बताइए भाई, कोन का कर्व सरफेस एरिया दिया, कोन का कर्व सरफेस है पाई आर एल, बेस की रेडियस यहां पे आधार की त्रिज्या 35 है, 35 इंटू एल, एल मतलब स्लांट हाइट कोन की, बराबर 3185 पाई है। अब पाई से ये आपका पाई कट जाएगा, 35 से कितना मेरे भाई? अभी 35 से 8 280, 35 निम्मा चला जाएगा ना, 315, 303 बचेगा, फिर 35 से कम 35, तो स्लांट हाइट आपकी आ गई 91 सेंटीमीटर, 91 सेंटीमीटर। आपसे स्लांट हाइट नहीं पूछा, आपसे पूछा है हाइट। देखो ये होता है मेरे भाई, सॉरी, ये होता है मेरे भाई कोन, शंकु ये होता है। ये रेडियस आपको यहां पे दी है 35, ये रेडियस आपकी 35 है, ये स्लांट हाइट होती है 91 और ये आपकी हाइट है, ये आपकी हाइट है जो आपको निकालनी है। और ये कैसे निकलेगी? पाइथागोरस से। आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि यहां पे ट्रिपलेट बनेगा मेरे भाई। किससे डिवाइड हो रहा है? 7 से। 7 से 35 5 बार, 91 13 बार, 7 से 35 5 बार, 91 13 बार, यानी कि 5 12 13 का ट्रिपलेट है, बस 7 गुना है। ये 7 टाइम्स है बेटा, 7 गुना। 13 7 91, 7 पंजे 35, तो 12 7 84, 84 आ जाएगा। 5 12 13 का ट्रिपलेट है 84, ए ऑप्शन। बहुत बढ़िया सवाल मेरे भाई, गजब का क्वेश्चन, मजा आया करके। एक वस्तु को 375 रुपए में बेचने से एक आदमी को इतनी राशि प्राप्त होती है कि लाभ प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर होता है। वस्तु का लागत मूल्य बताइए, यानी कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कॉस्ट प्राइस के बराबर है। हमने एक सामान को 375 रुपए में बेचा है, सेलिंग प्राइस है, और एक आदमी को 375 रुपए बेचने से इतना पैसा मिला है कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो सीपी के इक्वल है। यानी कि जैसे किसी सामान का सीपी है 200 रुपए, तो हमें 200 रुपए पर 200% का ही प्रॉफिट है। ऐसे सवाल को करने का बेस्ट तरीका होता है ऑप्शन, कि भाई अगर मैंने मान लिया सीपी 150 रुपए है तो प्रॉफिट भी 150% होना चाहिए। एक एक ऑप्शन चेक करेंगे। 150 का 150% कितना आएगा? 150 का 150% आएगा भी 15 गुणा 15 225, और 150 में जब आप 225 जोड़ेंगे तो आएगा 375 रुपए सेलिंग प्राइस है, तो सेट हो गया, पहला ही ऑप्शन सेट हो गया, यही सीपी है, यही ऑप्शन, बात खत्म। आगे, दो बर्तन ए और बी में अम्ल पानी के एसिड वाटर के सॉल्यूशन है। ए में एसिड पानी का रेशियो 7:5 है। हमारे पास दो बर्तन है ए और बी। बर्तन ए में एसिड वाटर का रेशियो 7:5 है
और बर्तन बी में 11:13 है। बर्तन बी में 11:13 है। 2 बर्तन है। ए से 4 लीटर घोल को बी से 5 लीटर घोल में मिलाया जाता है। अब मिश्रण में एसिड पानी का रेशियो क्या होगा? हमने ए का 4 लीटर और बी का 5 लीटर मिलाया। मिलाने से जो मिश्रण बनेगा, मिश्रण में एसिड वाटर का रेशियो क्या होगा? 2 बर्तन है ए और बी। पहले में एसिड वाटर का रेशियो 7:5 है, दूसरे में 11:13 है। तो पहले का 4 लीटर, दूसरे का 5 लीटर हमने मिलाया। देखो भाई, जब भी ऐसे मिलाने फुलाने वाला सवाल आए ना, तो पहले इनको इक्वल करो। हमें दो चीज को 4 लीटर 5 लीटर 4-5 में मिलाना है, तो पहले बराबर कर लो। बराबर करने के बाद जैसे मर्जी वैसे मिला लो। यहां टोटल कितना हो रहा है? 7-5-12। यहां टोटल कितना हो रहा है? 11-13-24। तो सेम कर लेते हैं। 12-24 को सेम कर लेते हैं, तो ऊपर भी 2 से गुणा, 24-24 हो गया। भाई ये भी 24 लीटर सॉल्यूशन है, ये भी 24 है, ये भी ऊपर भी 24 है, नीचे भी 24 है। हमें तो रेशियो निकालना है ना, कि दोनों को 4 लीटर 5 लीटर मिलाया बर्तन ए बर्तन बी के सॉल्यूशन को, तो नए मिश्रण में एसिड पानी का रेशियो क्या होगा? ये इक्वल क्वांटिटी कर दी, लेकिन हमें इक्वल थोड़ा ना मिलाना है। हमें ए का 4 लीटर मिलाना है, बी का 5 लीटर मिलाना है। ए का 4 लीटर मिलाना है तो ऊपर 4 से गुणा, बी का 5 लीटर मिलाना है, नीचे 5 से गुणा। ये देखो, बस ऐड कर दो, एसिड में एसिड, पानी में पानी। 2 चौक 8, 8 सत्ते 56, 11 पंजे 55। 2 चौक 8 सत्ते 56 और 11 पंजे 55। 56 और 55 आ गया मेरे भाई 111। 111 111 का बच्चा एक ही ऑप्शन है, 37 ही आंसर आ जाएगा। ये देखिए, 2 चौक 8 पंजे 40, 13 पंजे 65। 40 और 65 कितना आ जाएगा? 105। और ये किससे कट रहा है? 3 से। 3 से 111 जाएगा 37 बार, 3 से 105 जाएगा 35 बार। 37:35 आंसर है, सी ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है मेरे भाई, ऐसे करना होता है ये सवाल। सवाल नंबर 18, ये क्वेश्चन है मेरे भाई यहां ब्याज वाला। अच्छा, रवि ने सेम टाइम के लिए 6% की दर से 1800 रुपए और 7% की साधारण ब्याज पर 2800 रुपए उधार लिए और ब्याज के रूप में कुल 2736 रुपए चुकाए। उसके दोस्त शिव ने सेम टाइम के लिए 8% की दर से 2500 रुपए उधार लिए। ब्याज चुकाने के लिए, कर्जा चुकाने के लिए, सॉरी, ऋण चुकाने के लिए शिव को कितना भुगतान करना पड़ेगा? बहुत बढ़िया मेरे भाई। समान अवधि के लिए उसके दोस्त शिव ने सेम टाइम के लिए 8% की दर से 2500 रुपए उधार लिए। कितना चुकाना पड़ेगा कर्जा उतारने के लिए? यानी कि इस सवाल में सारा खेल टाइम का है, टाइम का। रवि ने 1800 रुपए उधार लिए 6% ब्याज की दर से, और सेम टाइम के लिए रवि ने 2800 रुपए उधार लिए 7% ब्याज की दर से। कुल ब्याज, ब्याज के रूप में रवि ने कितना पैसा चुकाया है? 2736 रुपए। एक बार बताओ, रवि ने 1800 रुपए उधार लिए हैं 6% की दर से, तो कितना ब्याज लगे एक साल में? 108। 108। रवि ने 2800 रुपए उधार लिए 7% की दर से, तो एक साल में कितना ब्याज होगा? 2800 का 7%, 196, 196। तो रवि को एक साल में कितना ब्याज देना है? ऐड कर लो, 96 और 8 104, 200 और 104 304 आ गया। यानी कि एक साल में रवि को 304 रुपए का ब्याज चुकाना पड़ेगा। एक साल का ब्याज आ गया 304 रुपए। ठीक जोड़ा गया? हाँ। अगर एक साल में रवि को 304 रुपए ब्याज चुकाना है, रवि ने कुल 2736 रुपए ब्याज चुकाया, तो 2736 रुपए ब्याज कितने साल में चुकाया होगा? डिवाइड कर दो 304 से, यह आ गया मेरे भाई 9 साल में। अगर हर साल, हर एक साल में 304 रुपए ब्याज चुकाना है, तो 9 साल में 2736 रुपए ब्याज चुकाएगा रवि। तो ये 2 सवाल है, ये एक कहानी हुई टाइम निकालने के लिए। फिर इसके आगे सवाल आ गया कि भाई रवि का एक दोस्त है शिव, उसने 2500 रुपए उधार ले लिए सेम टाइम के लिए। सेम टाइम मतलब 9 साल के लिए। कितने? 8% ब्याज की दर से। 8% ब्याज की दर से कितना पैसा चुकाना पड़ेगा भाई? अगर एक साल में 8% ब्याज है, तो शिव भाई साहब को 9 साल में कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा? 72%। तो 2500 रुपए का 72% ब्याज चुकाना पड़ेगा कि नहीं? तो कर्जा खत्म करने के लिए कितना लौटाना पड़ेगा? अमाउंट ही पूछा है, तो 2500 का 72% क्या होता है?
2500 का 72% आएगा बेटे 1800 रुपए। नहीं समझे ना तुम लोग? कैसे समझोगे? 2500 का 72% निकालना है, परसेंटेज से 2 जीरो काटो, 72 का 4 इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा? 25 चौका 100, बचेगा 18। 72 मतलब 4 गुणा 18, 1800 आ गया। 2500 में 1800 जोड़ेंगे 4300 रुपए। 4300 रुपीज कर्जा उतारने के लिए चुकाना पड़ेगा मेरे भाई शिव भाई साहब को। ठीक है जी, बोलो हाँ कि ना। अगला सवाल नंबर है 19 आपके सामने। एक वस्तु का एमआरपी 550 रुपए है। एमआरपी पर 15x और 20% की लगातार 3 छूट देने के बाद 317.9 रुपए में बेचा जाता है। अगर 2x% की सिंगल छूट दी जाए तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? जिंदगी का मकसद क्लियर है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक्स का मान निकालना है। सवाल एसएससी जीडी 2021 का है। जीडी 2021 के मॉक टेस्ट सॉल्व करके देखना, हमारी एप्लीकेशन से लंका लग जाएगी, इतने भयंकर भयंकर सवाल आ रखे हैं। देखो, एक वस्तु का एमआरपी 550 रुपए है, इस पर 3 डिस्काउंट दिए गए, 15% का, x% का, 20% का, और डिस्काउंट देने के बाद 317.9 रुपए में बेचा गया। देखो डिस्काउंट आगे पीछे कैसे भी दे दो, 550 रुपए एमआरपी है, 15% डिस्काउंट दोगे, कीमत कितनी रह जाएगी? 100% में 15% डिस्काउंट रहेगा तो कीमत रह जाएगी 85%। 100% में 15% डिस्काउंट दे दिया, वैल्यू रहेगी 85%, यानी कि 0.85, 85/100। फिर आप 20% डिस्काउंट दिया, 100% पे 20% डिस्काउंट दोगे, कीमत कितनी रह जाएगी? 80%, 0.8। फिर आपने x% डिस्काउंट और दिया, x% डिस्काउंट देने के बाद आपने फाइनली सामान को 317.9 रुपए का बेचा। इतने रुपए का सामान आपने x% छूट देने के बाद 317.9 रुपए का बेचा, तो आपने डिस्काउंट कितना दिया है उसके लिए हमेशा रेशियो ले लिया करो, रेशियो। ये डेसिमल हटा दीजिए मेरे भाई, ठीक है भाई। 85 में अगर यहां पे डेसिमल हटाऊंगा तो यहां 1 जीरो बढ़ेगी मेरे भाई, एक यहां से जीरो काट लेते हैं। 85 में 17 आता, 17 से जरूर कटेगा, 17 पंजे 85, 17 कम 17, बच गया जी कितना? 14, 17 अट्ठे 136, 11 17 7 119, 1870। 55 में 11 जरूर आता, 11 पंजे 55, और 11 से जाएगा मेरे दोस्तों 170, 5 से जाएगा मेरे भाई 170 34 बार, 8 पंजे 40, 34 का रेशियो 20-17 आ गया, 40 और 34 का रेशियो 20-17। अल्टीमेटली आपने 20 का सामान 17 में बेचा, तो आपने डिस्काउंट दिया 3/20, 20 पे 3 का डिस्काउंट दिया, यानी कि 15%। ये भी 15% ही आ गया भाई, यानी कि x का मान 15 आ गया। अगर भाई साहब x का मान 15 आ गया, बोला है 2x% की सिंगल छूट दें तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? x का मान 15 है तो 2x कितना आएगा? 30%। अगर आप 30% का सिंगल डिस्काउंट दोगे, 550 पे 30% का सिंगल डिस्काउंट दोगे तो सामान कितने में बिकेगा? 550 पे 30% का डिस्काउंट दे दिया तो 550 के 70% में बिकेगा, 70%। 100% पे 30% की छूट है, कितना? 350 और 35, 350 रुपए, 350 रुपए आ जाएगा आंसर, बात खत्म। अगला सवाल नंबर 20, और ये आखिरी सवाल है मेरे दोस्त, ठीक है, मॉक टेस्ट 2 का। अब मुझे भूख लग रही है। 1.21 और 0.09 के मीन प्रोपोर्शनल का 0.16 और 0.36 के मीन प्रोपोर्शनल के साथ रेशियो क्या है? दो संख्याएं ए और बी हैं, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? रूट ए बी। इनका मीन प्रोपोर्शनल क्या आएगा? ये आ जाएगा मेरे भाई 121 का अंडर रूट 11 और 9 का 3, 11 3 33, लेकिन दशमलव लगेगा 2 अंकों के बाद, 0.33। इनका मीन प्रोपोर्शनल क्या आएगा मेरे भाई? ये अंडर रूट 16 का 4, 36 का 6, यानी कि 4 6 24, 0.24। अगर यहां डेसिमल के बाद 2 और 2 4 अंक है तो अंडर रूट में डेसिमल के बाद 2 अंक होंगे, इनका रेशियो लेना है। डेसिमल हट गया, 3 से कट जाएगा, 33 11 बार, 24 8 बार, 11 रेशियो 8 आंसर है, बात खत्म। ये सवाल का आंसर है, ठीक है ना। बस इतना सा ही करना है और ज्यादा टेंशन आपको पालना नहीं है। इसी के साथ एसएससी जीडी के जो हमारा सेकंड मॉक है, कितने बढ़िया बढ़िया सवाल हमने करे।
हर एक चैप्टर से मिक्सर एलिगेशन हो, मेंसुरेशन हो, नाव धारा हो, लाभ हानि हो, डिस्काउंट हो, परसेंटेज हो, टाइम एंड वर्क हो, रेलगाड़ी हो, काफी तो मैंने आपको नई अप्रोच भी सिखाई। ठीक है बच्चे, तो जिन बच्चों का भी पेपर है बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो केवल एक्सपीरियंस के लिए पेपर दे रहे हैं, क्योंकि सिलेबस तो उन्होंने पूरा किया नहीं है, ना उन्होंने पूरा मैथ पढ़ा है। तो भाई ऐसे एग्जाम नहीं निकलने वाला जब तक आप डिटेल में पढ़ोगे नहीं सब्जेक्ट को। हमारा बैच है अवेलेबल कैरविल एप्लीकेशन पर आज से 1 फरवरी से इसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। 0 टू हीरो मैथ स्पेशल उन फ्रेशर बच्चों के लिए जिन्होंने जस्ट अभी ग्रेजुएशन करी है, जो सरकारी नौकरी की तैयारी करना अभी शुरू करेंगे, उन्हीं बच्चों के लिए। ठीक है, 7-8 महीने तसल्ली से पढ़ो और 2026 का अटेम्प्ट बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ, पूरी प्रिपरेशन के साथ दीजिएगा। ये बैच एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए, सीसेट और खासकर रेलवे के एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है बहुत ज्यादा। देखो कुछ एग्जाम ऐसे जिनमें केवल अर्थमेटिक आता है, जैसे कि हमारा ये एसएससी जीडी का पेपर, तो वो केवल अर्थमेटिक की क्लास देखेंगे। लेकिन हम आपको इस बैच में अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही पोर्शन दे रहे हैं। 999 की फीस में बैच आपको मिल जाएगा। वैलिडिटी इसकी 2 साल रहेगी। 2 साल, जिस दिन से आप बैच लेंगे उससे 2 साल तक आपके पास क्लासेस रहेंगी और सारे चैप्टर की क्लासेस एक बार में आपके पास जो वो अपलोड हो जाएंगी वन टाइम में। फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी सिलेबस पूरा कर सकते हैं। ये वीओडी बैच का सबसे बड़ा फायदा है। कैरविल एप्लीकेशन पर ये बैच आपको मिलेगा आज से। ठीक है जी, धन्यवाद। तो ये मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा, सवाल कैसे लगे, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। हर एक बच्चा, आप चाहते हो कि मैं और ज्यादा ऐसे मॉक टेस्ट सॉल्व कराऊं, वो भी बताएं। हाँ, इन मॉक टेस्ट को उन बच्चों के साथ जरूर शेयर करो जिनका एसएससी जीडी का पेपर होना है। धन्यवाद, बाय।